बोलने का अधिकार है। इसलिए लेट हो रहा है, इसलिए हमने ये कोशिश किया है और ये कोशिश निश्चित रूप से कामयाब होगी और बहुत जल्द ऐसे आयोग का भी गठन होगा और अनुसूचित जाति ब्राह्मण जाति काउंसिल का जो मामला है, ये सारे चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है। विधानसभा का पटल में भी इस बात को हमने रखा है, इसलिए अपना जो संगठन है उस संगठन को एक सूत्र में बांधने क्या राय है? पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, विलम्ब हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने चाह रहे हैं कि इसको और रफ्तार पकड़े, सब वर्ग एक साथ आप लोगों का 6 एजेंडे ये आपके लिए कितना जरूरी है? सब एजेंडा हमारे लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि संत गाड़िया बाबा का भवन अभी तक झारखंड में नहीं है, हमारा रांची राजधानी है, जिसमें मैं अपने विधायक मंच से सरकार से क्या चाहिए इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा जी हैं। फर्स्ट पाली में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ की बैठक हुई, इसमें हमारे झारखंड के प्रभारी के राजू साहब और विधायक दल के नेता यादव जी, मनीष फर्स्ट पाली में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे झारखंड के प्रभारी जी के राजू साहब आए, विधायक दल के नेता और मनीष साहब और ज़्यादा राइस का सारे लोगों को हमने किया था और सब एक राय में कहा कि हम लोग बटेंगे तो हम लोग की एकता में दरार, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो हमारा 21 वर्ग करोगे तो हम भी आदर भूल जाएंगे और चाहते हो तुम, अगर चाहते हो तुम तो हम भी उसी पे तूल जाएंगे साथियों। हम चूंकि हमारा समाज हमारा परिवार एक मान सम्मान के लिए जिंदगी जीता है और मर्यादा के साथ जिंदगी जीता साथियों। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि अगर तुमको प्यारा है स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद है, स्कूल जाएंगे साथियों। जय भीम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए मंचासीन पदाधिकारी, मंत्री, सामाजिक अध्यक्ष, आज इस सदन में बैठे हुए सभी हमारे बहुजन समाज के हम सभी बाबा साहब के रचित संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है, हम उन अधिकारों को अगर चिंतन मनन करें और एकजुटता का प्रारूप बनाएं, निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का निदान होगा। हम विधायक या सांसद के पास अपना रोना रोएंगे तो आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। जहाँ तक मुझे उम्मीद आज के इस उम्र तक हुआ है, आपकी एकजुटता ही आपकी कामयाबी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि संचालक महोदय के द्वारा ये कहा गया कि आप 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को समाप्त करें। मैं इसको बाबा साहब ने क्या किया, मैं चंद मिनट में आपको उनके कारनामों का उजागर एक गीत के द्वारा करना चाहूँगा। इजाजत है सदन का? मतभेद दिलों से निकालो, ये दिन हम है सबका,
लहराओ परचम नीला, रहो मिलकर भाई भाई, इसमें है सबकी भलाई। अब तुम तो शर्म कर लो, आओ लौट के खो जाओ, आओ लौट के खो जाओ। बाबा ने तुम्हारे खातिर, बाबा ने तुम्हारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी, या कौन था उसमें पानी, क्या करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना। हुए चारों वरन पर भारी, फिर भी उड़ ललकारी। हुए चारों वरन पर भारी, फिर भी उन्हें वो ललकारी। उस अधर्म को दुत्कारा, उस अधर्म को दुत्कारा, रही देखते दुनिया सारी। गौतम के शरण में जाकर, गौतम के शरण में जाकर, दी राह हमें इंसानी, या खून था उसमें पानी। ओ याद करो कुर्बानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना। अधर्म से करने लड़ाई, बाबा ने कलम उठाई। बहुजनों की सोच भलाई, थोड़ा सा रुक जाइए ना, रुक जाइए। बहुजनों की सोच भलाई, इस देश में समता लाई। लड़ा कौम की खातिर अकेला, लड़ा कौम के खातिर अकेला। ना साथ कोई साथी, ना साथ कोई साथी। अधिकार को अपने चुना और करके दिखाई शानी। वह कौन था उसमें पानी, वो याद करो कुर्बानी। बाबा ने तुम्हारे खातिर, बाबा ने हमारे खातिर अर्पण कर दी जिंदगानी। या कौन था उसमें पानी, याद करो कुर्बानी। हो करके भीम के तुम बेटे, हो करके तुम भीम के बेटे, फिर भी जुल्म क्यों होते हैं। एकता की मशाल जलाओ, एकता की मशाल जलाओ। गर चाहते कौम की भलाई, फिर किसी की मजाल न होगी, फिर किसी की मजाल न होगी। दिखलाओ अपनी मर्दानी, या खून था उसमें पानी। जय भीम जय भीम जय भीम ही कहना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ऐसे हमारे पुलिस भाई लोग में आए कि आगे दिल्ली मुंबई में भी अपना गाना प्रस्तुत कर सकते हैं। अवधेश पासवान जी चाहिए। हकीकत क्या है कांग्रेस को, कैसे दलितों को जोड़े इन शब्दों के साथ। प्रदीप आप यादव सिमरिया से प्रेम लता जी, सिमरिया से प्रेम लता जी। तैयारी रहना चाहिए, इसको नहीं
ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सभी को आइए इस इधर आ सभागार में जाइए। मौजूद सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। पंचासी जिले से आए हुए अनुसूचित जाति के भाइयों एवं बहनों एवं माताओं, मैं इस मंच के माध्यम से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अनुसूचित जाति संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में के राजू जी आए थे, उसमें मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी और कांके के विधायक सुरेश बैठा जी के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड बने 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति को राज्यसभा सदस्य बना के नहीं भेजा गया है। ये हम में कमी है। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी के द्वारा अनुसूचित जाति को राज्यसभा सदस्य बना के आज तक नहीं भेजा गया है। और साथ ही वर्षों से मांग है अनुसूचित जाति के छात्रों और छात्राओं के लिए आवासीय झारखंड में आवास, इनकी भी मांग मैं जोरदार तरीके से मंच के माध्यम से करना चाहता हूं कि हमारे बच्चियां, हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो झारखंड में आते उनके रहने के लिए काफी दिक्कत होती है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय को अवगत कराना चाहता हूं कि के आर राजू और झारखंड के प्रभारी और साथ में जो भी हो, कृपया कर इन बातों को तुरंत ध्यान दिया जाए। अनुसूचित जाति 22 जातियां एक मंच पर आए, ना कोई जाति ना कोई पार्टी। अनुसूचित समन्वय समिति का मतलब है हमें एक मंच में आना है और समय कम है। अपनी बातों को मैं आगे रखूंगा। इन सब बातों के बाद जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रेमलता चंद्रा है और मैं सिमरिया विधानसभा के प्रभारी रहे मनोज चंद्रा जी की वाइफ हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में केदार भैया ने बोला था कि हम लोगों ने सिमरिया सीट जो रिजर्व था वो हारा है। तो मैं जो हमारे झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू सर है, मैं उनसे सिर्फ एक एडवाइस या सजेशन या जो बोलिए जो मेरी व्यथा है, मैं सिमरिया विधानसभा 26 SC की प्रत्याशी मनोज कुमार चंद्रा जी की धर्मपत्नी हूँ, प्रेमलता। तो मेरा दर्द ये है सर कि मुझे हराया हमारे गठबंधन के लोग नहीं। और ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रही हूँ इस मंच में, ये मैं ओपन में बोल सकती हूँ। मेरा एक एडवाइस और सुझाव ये रहेगा कि जब अभी कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद में थी तो मुझे एक फोन आया, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को, कि चतरा जिला में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति का नाम सुझाइए। तो हम लोगों ने नाम सुझाया भी, बट कुछ देर के बाद एक रिप्लाई आता है कि नहीं, उनको उस समाज में नहीं किसी और समाज से भी। तो मेरा ये कहना है कि सर जब किसी व्यक्ति को हम लोग अगर नाम सुझाते हैं तो डेफिनेटली वो उस व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में होगा, तभी हम लोग नाम दिए। और आप जब किसी और समाज में देते हैं तो फिर तो वो बात हो गई भाग के 3 पात वाली, कि हम उसी समाज में किसी को बनाए, लेकिन वो पद तो ले कांग्रेस का या JMM का या महागठबंधन जिसका भी, लेकिन काम करे वो भाजपा का। तो विचारधारा भले वो भीम का अपनाता है, लेकिन काम मनुस्मृति का करता है सर। तो आप उन लोगों धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमलता जी। अब जमशेदपुर से सुरेश सम्मानित मंच, आज इस मंच से मुझे बोलने का मौका मिला। मैं भी बात रखना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, अभी भाई व्यक्ति जी ने कहे कि 2 विचारधारा इस देश में चल रही है, तो आज पूरे देश का जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो राहुल गांधी के विचारधारा के साथ चलने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के लीडरों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। हम सब तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। अब रानी कश्यप जी, रानी कश्यप जल्दी। मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं सभी आए हुए सम्मानित व्यक्ति को मैं नमन करती हूँ। और आज हम लोग जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा पहला मुद्दा है कि हमारा जाति नहीं बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस लड़ाई लड़िए। हमारे बच्चे लोग को दिक्कत होता है, कास्ट की सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। और पहले बात है कि हमारा धोबी समाज का जो हर जगह बटा हुआ है, ये एकत्रित होकर के हमारे समाज का विकास के लिए काम करें। और यहाँ पे तो देख रहे हैं कि कुछ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। और जिस मुद्दा पे हम लोग काम करने के लिए यहाँ पे आए, उसी मुद्दा
और समय बहुत कम है, इसी सबके साथ मैं अपने ठीक है, करेंगे इसी की अनुसूचित जाति संगोष्ठी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विधायक दल के नेता बड़े भाई परमादरणीय प्रदीप यादव जी और अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रदेश अध्यक्ष परमादरणीय केदार पासवान जी और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और इस हॉल में बैठे तमाम क्षेत्र से आए सभी राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्तागण नेतागण, निश्चित रूप से आज दलितों की जो पीड़ा सुनने का के राजू जी के द्वारा या कांग्रेस एसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष जी के मेहनत से ये जो अवसर प्राप्त हुआ है और अपनी पीड़ा दलितों के साथ जो उपेक्षित हर राजनीतिक क्षेत्र में हर पहलुओं पर हम सभी जो चलते आ रहे हैं अपनी पीड़ा को आज रखने का अवसर मिला। हम कहना चाहेंगे निश्चित रूप से क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में सभी राजनीतिक पार्टियां जितनी हैं सभी जगहों दलितों को कहीं स्थान नहीं मिलता। सिर्फ वोट बैंक का ही उपयोग सभी दलितों के साथ किया जाता है। दलित को कभी किसी राजनीतिक पार्टियां में उनको जगह मिलना है नहीं। सिर्फ चुनाव के समय तरह तरह का लोग देकर उनका वोट का उपयोग सिर्फ लिया जाता है, लेकिन इनका कहीं प्रतिनिधित्व करने की क्षमता जब बहुतों को है लेकिन उसको अवसर नहीं मिलता। हम कहना चाहेंगे आज श्रीमान हमारे क्षेत्र से दोनों नेता हैं, हमारे विधायक दल के प्रदीप भैया और माननीय अध्यक्ष जी केदार जी अपने क्षेत्र से हैं। ये जो दलितों का जो पीड़ा है, चूंकि अभी आप देख रहे होंगे इस देखा में एक से एक क्षमता रखने वाले लोग हैं लेकिन अवसर नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि जो भी कांग्रेस एक आस लगाकर कुछ लोग हमारे हैं कि इनको भी जगह कहीं प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, विधानसभा में आने का अवसर मिले, लोकसभा में जाने का अवसर मिले, इसके लिए हम चाहेंगे कि इसके लिए अथक प्रयास हो और इनको नेतृत्व करने की अवसर प्राप्त हो। हम आशा करेंगे और जो एसी एक्ट है, एसी एक्ट में उसका जो नियम निश्चित रूप से कहीं लागू प्रशासन नहीं करती है। और अभी हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी ने एक बात कहा था कि जो हम चूंकि मुखिया कोडरमा जिला से हमारे एक बात अभी इन्होंने रखा कि जो हमारा बिना मतलब का मुझे फंसाया गया, मुखिया साहब को निलंबित किया गया, वो साजिश के तहत पीएम आवास का मामला था जिसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक दलों के मामले से मैं ग्रसित हूँ और मुझे साजिश के तहत निलंबित किया गया। हम आशा करेंगे कि चूंकि इस मामले में सुनवाई हो, कहाँ जा रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री भी देखा कर रही है, हम आशा करेंगे श्रीमान इस पर थोड़ा हो गया ध्यान दिया हो गया जी हो गया। पासवान जी, मंच पर बैठे अन्य तमाम साथीगण, मीडिया के तमाम साथी, मैं बधाई देता हूँ पहले आप सबको, उसके पहले नमन करना चाहता हूँ जो हम सबको यह बोलने का अधिकार दिया है, जो हम सब खड़े होकर के कुछ कह सकते हैं खुले आकाश में इसी मंच से बाबा भीमराव अंबेडकर को। और मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इसके पहले मैं इतना ही कहूँगा कि एक लोगों ने अपने विचारों का बड़ी दृढ़ता से याद रखने का प्रयास किया, जोरदार आवाज में कुछ लोगों ने लिख के भी दिया है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि आपकी एक एक बात कांग्रेस के प्रभारी महोदय तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा और कांग्रेस के जो सबसे कोर
कमेटी है उसमें रखने का प्रयास करूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दूंगा। इसीलिए सबने मिलकर कहा कि आप इस सम्मेलन में रहें, पूरी बात सुने, और मैंने एक लोगों का नोट करने का भी प्रयास किया है, जो लगभग 16 लोगों ने 17 लोगों ने अपनी बातें रखी, 6 लोगों के लिखित भी। लेकिन मैं आग्रह करता हूं ऐसे लोगों से जो कुछ समस्याओं का जिक्र किया, पहले वहां से प्रारंभ करता हूं। जैसे कोडरमा के मुखिया की समस्या, वो केवल हवा में तीर मारने से नहीं होगा। कई अधिकारी है यहाँ, रिटायर्ड अधिकारी है, कार्यरत अधिकारी है, वो जानते हैं। आप विधिवत उसको दीजिए विधायक दल के नेता के नाम, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको न्याय मिलेगा और आपकी लड़ाई में लड़ेगा। ऐसी जितनी समस्याएं आई है, खास करके 1-2 जगह से कुछ बातें आई है, जैसे मैडम अभी कह रही थी कि हमारा काम छीन लिया, ये लिखित आना चाहिए उसकी तरफ से जो पीड़ित है, तब फिर हमें लड़ने में थोड़ा जोर मिलता है। तो और व्यवस्थित तरीके से लिखने के भी तरीके होते हैं, ऐसा मत लिखिए कि आप ही पढ़ पाएंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज का युग है, कंप्यूटर का युग है, आप उसको कंप्यूटराइज करके ताकि किसी अधिकारी को हम भेजें तो एक नजर में आपकी समस्या को देख सके, क्या गलत कह रहे हैं कि सही, आप सब आप बेहतर तरीके से चीजों को लिखिए ताकि हमें जोर पड़े। और कभी भी आप इन चीजों को, कभी भी कहीं कोई इस प्रकार की समस्या हो, आप देखते होंगे हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी सरकार से भी लड़ने का प्रयास करते हैं, हमें डर नहीं लगता। क्या गलत कह रहे कि सही? आपकी भी बात जहां भी आएगी, जिस प्रकार की भी चीजें आएगी, मैं आपकी तरफदारी करने का प्रयास करूंगा, आपकी एडवोकेसी करने का प्रयास करूंगा, सरकार के सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जो कांग्रेस का मैंने कहा जो सबसे बड़ा मंच है प्रदेश में, और कहीं आपकी बात को बेहतर तरीके से पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और जहां तक जिन प्रश्नों को आपने रखा है, मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने समस्या में तीनों बैठकों में आने का प्रयास किया हूं। अनुसूचित जाति की जो बैठकें हुई है के राजू साहब के साथ, ये 30वीं बैठक है। वो जो जाति प्रमाण पत्र की बातें बार बार उठती रही। अभी एक अधिकारी है जो आपके रिटायर किए हैं, उन्होंने भी लिख के दिया, कुछ लोगों ने बताया भी। मैंने हाल के दिनों में ही से विधानसभा में भी रखा है। इस सेशन के पहले जिस सेशन में गुरु जी का देहांत हो गया, जिस कारण सेशन में चर्चा नहीं हो पाई, अब तक जो सरकार के पास व्यवस्था है, जो जानते होंगे उन्हें पता होगा, उनके ये पत्र हैं अस्थायी प्रवासी जाति प्रमाण पत्र बढ़ाने कि भाई जिनको जमीन नहीं है उनके एक विकल्प उन्होंने रखा है कि वहां की जो ग्राम सभा है वो यह बताने का प्रयास करेगा, ग्राम सभा सर्टिफाइड करने का प्रयास करेगा कि नहीं, यह व्यक्ति इनके बाप दादा वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, और ग्राम सभा यदि करके देगा उस व्यक्ति को वहां का माना जाएगा, फिर उसके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। मैंने कहा ये व्यवस्था तो है, लेकिन मेरे प्रश्न थे कि इस व्यवस्था के इतर आपके अधिकारी मानते नहीं, क्या सच यही है? एकदम सच है सर। अरे यही बात हमने अपने प्रश्न में भी लिखा है। क्या ये बात सही है कि राज्य में भूमिहीन दलित आदिवासी आदिम जनजाति एवं गरीब परिवार के सदस्य ग्राम सभा की सहमति के बाद भी अंचलाधिकारी की मनमानी के कारण अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र से वंचित रह रहे हैं?
क्या यही मेरे प्रश्न थे? बहस नहीं हुआ। बहस होता तब तो सरकार को नानी याद आ जाती। दुर्भाग्यता संजोग से गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे, जिस कारण लिखित उत्तर ही सरकार का तो लिखित उत्तर यही आएगा कि नहीं, हमारे अधिकारी ऐसा नहीं करते। लेकिन सच यही है कि उनके अधिकारी इस पचड़ा में जाना ही नहीं चाहते। क्या यही सही है? एकदम सही है। और के राजू साहब ने मुख्यमंत्री को भी जाके कहा है इस बात को, मेरे सामने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका हम समाधान करेंगे, कुछ व्यवस्था के कारण इसके समाधान नहीं हो पाया। हम सब प्रयास करेंगे कि फिर से यह जो गंभीर मसला है इस विषय का समाधान हो। के राजू जी के नेतृत्व में इस बार जब भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी के पास इस विषय को रखने का प्रयास करूंगा। इस बात की आपको गारंटी। कई विषय आए हैं जिन विषयों पर हम सब जोर जोर से चर्चा करते हैं, लेकिन मूल विषय क्या है? हमें भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करते रहती है। हम उस मूल विषय पर भी हमें जाना चाहिए कि संविधान जब हमें 1950 में मिला कि बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान हम सबों के सामने दुनिया के सबसे बेहतर संविधान हम सबों को, इस देशवासियों को दिया। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भ्रमित करते रहते हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। हमें लगता है यहां बैठे हुए कितने लोगों को पता है, नहीं पता कि बाबा साहब 1946 में संविधान सभा के सदस्य कहां से थे? पता है आप सबको? कहां से? नहीं, पूर्वी बंगाल से थे। क्या यह सही है कि गलत? पूर्वी बंगाल से थे। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा तो बाबा साहब का सीट पाकिस्तान में चला गया। लेकिन देश को जरूरत थी बाबा साहब की, संविधान सभा को जरूरत थी बाबा साहब की, और इसे कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी गहराई से समझा। और बॉम्बे का सीट, मुंबई का एक सीट बाबा साहब के लिए कांग्रेस पार्टी ने खाली करा। फिर से संविधान सभा में उन्हें भेजा और पंडित नेहरू ने संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया, जो आज तक हमें भ्रमित करते रहते हैं। फिर बाबा साहब की कलम में जितनी ताकत थी, ऊपर वाले ने उन्हें जितनी बुद्धि दी थी, हमें लगता है 100% दिया होगा तो 125% की ताकत लगा करके दुनिया के एक बेहतर संविधान हम सबको दिया। क्या गलत की सही कह रहे हैं? हमें इस बात को लोगों को कहना चाहिए। इस बात को अगर सच में कांग्रेस ने हमें जो दिया है, हमें कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं होना चाहिए। और आप सबको पता है संविधान का पहला संशोधन क्या हुआ 1951 में? किसी को पता है? संविधान का पहला संशोधन यही हुआ। 2 संशोधन आए थे जो 1951 में पहला संशोधन के रूप में जाना जाता है। एक तो यह था कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में कोई जिक्र नहीं था, उसको कानून का रूप देना, और न्यायपालिका का वह पार्ट न बने, यानी न्यायपालिका के परिधि से बाहर ले जाने के लिए एक संशोधन वो आया था। और दूसरा संशोधन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की नौकरी में आरक्षण, वो भी संशोधन आया। वो भी पंडित नेहरू कांग्रेस ने ही किया। तो ये चीजें जो सच है, हम सच को जाने कि बाबा साहब के उद्देश्यों को अगर पूर्ति करने में कोई राजनीतिक पार्टी सहायक बना, वो कांग्रेस पार्टी बना। और उसके सबसे ताजा उदाहरण है 1989, जिसे आप कहते हैं दलित आदिवासी उत्पीड़न निवारण कानून। यही है
व्यक्ति बता रहे थे कि ये जो हम सबको अभी छोटी छोटी जो नौकरियां थी, 4th ग्रेड की नौकरी, 3rd ग्रेड की नौकरी, आज आउटसोर्स को दिया गया। क्या वहां आरक्षण है क्या? किसके हिस्से को काटा है? दलित के हिस्से को। किसके हिस्से को काटा है? आदिवासी के हिस्से को। किसके हिस्से को काटा है? पिछड़ों के हिस्से को। हमें उसके विरुद्ध तो आवाज बुलंद करना ही होगा, हमें तो लड़ना ही होगा। आज उसमें आरक्षण नहीं है और आज नर्सेस की बहालियां हो रही है, चपरासी की बहाली हो रही है, सब आउटसोर्स से हो रहा है। चाहे बड़े बड़े कारखाने हो, चाहे आपके बड़े बड़े कोयला खदान हो, वहां भी बड़े बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, ये सारी नौकरियां तो हमारी चली गई। तो आरक्षण को इधर से न लाके भाई एक पिछले दरवाजे से खत्म करने का ये प्रयास है। हमें इस लड़ाई में जोरदार ताकत लगाना होगा। इसीलिए राहुल जी कहा करते हैं, जिसकी जितनी संख्या मारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर यह कानून बन जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग सेक्टर हो, अगर यह कानून बन जाएगा तो बाबा साहब की जो इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति हो पाएगा, हमें हक और अधिकार मिल पाएगा। मैं ये आपसे कहने के लिए कहा। तो कई चीजें हैं जिन चीजों को हमें बारीकी से परखना होगा। आज कौआ भी मोर बनना चाहता है। वो कौआ है, वो हमारी मोर जाति में कभी मिल नहीं सकता, लेकिन वो भी पंख लगा लेता है, कहता है ना हम भी बाबा साहब के पुजारी हैं, हम भी संविधान के रक्षक हैं। लेकिन जो अंदर की बात है वो तो बाहर निकल ही जाती है। अगर आप 400 का पार होता तो संविधान का पहला छेड़छाड़ करने वाला ही मोदी सरकार होता। इसलिए इन चीजों को जानिए, इन चीजों को परखिए। और ठीक ही कहा कि ये चीजें तब होगा जब आप एक होके मजबूती से एक साथ खड़े होइएगा। हम बढ़ते रहते हैं आपस में। एक तो पहले दलित, आदिवासी, पिछड़ा अलग हुआ, फिर उसमें भी दलित में 22, 21 होते रहता है। हमको संगठित हो के, इसीलिए बाबा साहब ने नारा दिया था कि संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। केवल बाबा साहब को फूल चढ़ाने से नहीं होगा, बाबा साहब के सिद्धांतों पर हमें चलना होगा, उन्हें अमल करना होगा। आपने जितनी भी बात मेरे सामने रखी है, जो भी बातें मेरे ध्यान में लाया है, कई चीजें हैं जो कमी है सरकार में। मैं मानता हूं कि भाई कई चीजों का गठन हुआ जहां आपका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। मैं आपका एक सड़क सिपाही होने के नाते आपको यकीन दिलाता हूं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा आपकी बातों को जोरदार तरीके से सही मंच पर रखने का प्रयास करूंगा। आज तो इतना ही कह सकता हूं। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा कि सच में अगर प्रदीप कुछ आके बोला मेरे इस मंच पर तो उसने कितना अमल किया। गहराई, 2-4 लोगों ने बड़ी गहराई से बातें रखी, इसलिए आपने सुना हो, देखा होगा, हमने पूरी बात नोट की है। मुझे अच्छा लगा। थोड़ा तीखा हो सकता है, लेकिन समाज का अगर हितकारी बात हो तो उसे जानने में, समझने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तीखा हो सकता है मेरे पार्टी के विरोध में भी कुछ पंक्तियां हो, उससे क्या दिक्कत है? मेरी पार्टी उसे अमल करे, हम उसे अमल करें, हम उसे सही मंच पर ले जाए। अगर हमें कमी है तो अगर हमने कहा कि ये कमी है तो हमें कमी को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम सुधार करें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल जी की जो मंशा है, थोड़ी भी शंका हम सबको नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी नजदीक से उन्हें 2-4 बार समझने का, परखने का प्रयास किया।
पहली बार जब हमसे, क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी में 10 वर्षों से हूँ, पहली बार जब उनसे मिला तो वो बोले कि मैं इन लोगों के लिए केवल नारा नहीं दे रहा हूँ प्रदीप जी, मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो देश ने नहीं किया। सीधा बोलते हैं और वो करेंगे। हम सब बड़ी इस संविधान बचाओ में जो हमें ताकत दी है, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी संविधान के पन्नों को छेड़छाड़ नहीं कर पाया, जो राहुल जी ने लड़ाई की अगुवानी की है, हम सब ने समर्थन किया है। आज विवश होकर के संविधान की किताब को मोदी जी को भी माथे पर लगाना पड़ता है। ये आपकी जीत है, ये हमारी लड़ाई की जीत है। संविधान को माथे पर नहीं लगाते। ये तमाम चीजों को जानते हुए फिर से एक बार हमें एकजुट होना है, एक साथ खड़ा होना है और एक साथ खड़ा होकर अपनी बात जितने जोरदार तरीके से हो आप बेहतर तरीके से लड़िए। हम आपके साथ खड़े हैं, जहां भी बुलाएंगे। भले हम अनुसूचित जाति से नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि अनुसूचित जाति से हो तभी आपकी लड़ाई लड़ी जा सके। राजा राम मोहन राय को मर्द थे, लेकिन महिलाओं की लड़ाई सती प्रथा के विरोध को लड़ा। क्या गलत कह रहे हैं कि सही? तो आपकी भावना क्या है उस पर कदर होता है। मैं आपके साथ हूँ और 100% आपके साथ हूँ, आपकी लड़ाई के साथ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।